हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ जूलॉजी एंड दिस इज़ योर जूलॉजी एजुकेटर। सो ये आज हमारा 6th लेक्चर है। ऑलरेडी हमने अपना 5 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया है। उन 5 लेक्चर्स में हमने आपको कॉर्डेट का हर एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया था। इनफैक्ट कॉर्डेट्स का हर एक इन्फॉर्मेशन, कॉर्डेट्स का ऑरिजिन कैसे हुआ, किसने किया, उसका फंडामेंटल कैरेक्टर क्या है, जनरल कैरेक्टर क्या है, उसका एडवांसमेंट क्या है नॉन कॉर्डेट्स के कंपैरिजन में, नॉन कॉर्डेट से उनकी सिमिलरिटीज़ क्या क्या है, हर एक इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दिया था, जो कुछ भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और जो कुछ भी हमारे सिलेबस में है। ओके, सो ये हमारा 6th लेक्चर है। इसमें हम एम्फीबियंस स्टार्ट करेंगे। देखिए, हमारे सिलेबस में एम्फीबियंस में 2 टॉपिक पढ़ने हैं, पहला नियोटेनी और दूसरा ओरिजिन ऑफ एम्फीबिया। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम आपको नियोटेनी और पैडियोजेनेसिस के बारे में बताएंगे और फिर फर्दर लेक्चर्स होंगे और उनमें हम नियोटेनी के सिग्निफिकेंस के बारे में बताएंगे, उनका टाइप्स कितने होते हैं उसके बारे में बताएंगे, एंड देन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स के बारे में भी बताएंगे, एंड फिर फर्दर लेक्चर्स में फिर हम इसके ओरिजिन के बारे में भी डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर, बिकॉज कम टाइम में ज़्यादा कॉन्टेंट देना है आपको। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, नियोटेनी इन एम्फीबियंस, यानी कि एम्फीबियंस में जो नियोटेनी होते हैं उनका आज देखना है हमें। ठीक है, देखो, नियोटेनी और पैडियोजेनेसिस जो होता है ना, 2 डिफरेंट टर्म्स होते हैं। नियोटेनी और पैडियोजेनेसिस 2 डिफरेंट टर्म्स होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का मानना है कि दे आर सिनोनिमस विथ ईच अदर, बट दैट्स नॉट करेक्ट। ओके, दे आर बोथ 2 डिफरेंट इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस। बहुत लोगों को इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन भी रहता है। देखो, है तो ये बहुत ही ईजी टॉपिक, लेकिन कन्फ्यूजन तो आपका खुद का बनाया हुआ होता है। तो एक बार दिमाग एकदम स्टेबल करके बैठ जाइए और जो कुछ भी हम बोल रहे हैं उसको सुन लीजिए। उसके बाद आप एक बार नोट्स रिवाइज कर लीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ट्रस्ट में। चलिए आगे बढ़िए। तो नियोटेनी और पैडियोजेनेसिस के बारे में हम आपको बता रहे थे। बहुत लोगों का मानना है कि नियोटेनी और पैडियोजेनेसिस जो होते हैं दे आर सिनोनिम्स। ठीक है, लेकिन ये जो है सो करेक्ट नहीं है। दे आर बोथ डिफरेंट इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस। ओके, तो देखते हैं नियोटेनी क्या होता है, पैडियोजेनेसिस क्या होता है। देखो, नियोटेनी जो होता है ना, उसमें क्या होता है, वैसे तो हम आपको एक एक पॉइंट समझाएंगे, पहले एक ओवरऑल आइडिया ले लीजिए आप नियोटेनी और पैडियोजेनेसिस का। देखो, नियोटेनी में क्या होता है ना कि कोई भी ऑर्गेनिज्म एडल्ट हो जाता है, लेकिन उनमें कुछ एम्ब्रियोनिक ट्रेट या फिर बोल दो लार्वल कैरेक्टर्स रह जाते हैं। ओके, कोई भी एनिमल या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म एडल्ट तो हो जाता है, लेकिन उनमें लार्वल या फिर एम्ब्रियोनिक ट्रेट रह जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नियोटेनी। वहीं पे अगर हम पैडियोजेनेसिस की बात करें तो ये एक ऐसा इवोल्यूशनरी प्रोसेस है जिसमें लार्वल स्टेज में ही गोनाड्स का फॉर्मेशन हो जाता है, एंड दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज कैपेबल टू रिप्रोड्यूस देयर यंग वंस। ओके, उनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बन जाते हैं और वो अपने यंग वंस के प्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाते हैं। दे आर स्टिल इन लार्वल स्टेज। अंडरस्टूड? ये डिफरेंस समझ में आया? नियोटेनी में क्या होता है, हमारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो तो एडल्ट हो जाते हैं, लेकिन मेटामॉर्फोसिस सही से नहीं होने के कारण कुछ फैक्टर्स, मेटामॉर्फोसिस के लिए तो बहुत सारे फैक्टर्स एसेंशियल है, हार्मोन्स, थायरॉक्सिन वगैरह भी एसेंशियल होता है। थायरॉक्सिन अगर कम हो जाए तो फिर मेटामॉर्फोसिस सही से नहीं हो पाता है। इनफैक्ट टेम्परेचर, एबंडेंस ऑफ फूड, ये सब भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं मेटामॉर्फोसिस को। इसको हम फर्दर आगे पढ़ेंगे डिटेल में, अभी बस जितना ज़रूरी है उतना जान लो। ठीक है, हाँ, तो मेटामॉर्फोसिस कुछ फैक्टर्स के कारण सही से नहीं हो पाता है, जिसके कारण उनमें कुछ लार्वल ट्रेट या फिर एम्ब्रियोनिक ट्रेट रह जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जो एक्सोलोटल लार्वा है उनमें वो एडल्ट भी हो जाते हैं, स्टिल उनमें एक्सटर्नल गिल सेल्स प्रेजेंट रह जाते हैं बहुत सारे मतलब बहुत सारे कंडीशंस में। ओके, तो ये जो एग्जाम्पल हुआ ना, ये नियोटेनी का एग्जाम्पल हुआ। इनफैक्ट जो कॉन्डियोसिथीज होते हैं, कॉन्डियोसिथीज वैसे फिशेस होते हैं जिनका इंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस होता है, उनमें क्या होता है कि वो लोग एडल्ट तो हो जाते हैं, लेकिन कुछ एम्ब्रियोनिक कार्टिलेजिनस स्केलेटन जो होता है ना, उनके एडल्ट स्टेज में भी प्रेजेंट रह जाता है। तो ये क्या हुआ, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म तो एडल्ट हो गया, लेकिन कुछ एम्ब्रियोनिक ट्रेट उनमें रह गया। तो ये जो प्रोसेस हुआ ना, इसको हम क्या बोलेंगे, नियोटेनी बोलेंगे। आई होप इट्स क्लियर टू यू। ठीक है, समझ में आया? वहीं पे अगर हम पैडियोजेनेसिस की बात कर ले तो ये एकदम अलग प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो है ना, वो अभी लार्वा ही है, स्टिल दैट्स अ यंग वन। ओके,
वो खुद एक यंग वन है, बट स्टिल उनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बन गए हैं, यानी कि वो मॉर्फोलॉजिकली तो इमैच्योर है लेकिन वो सेक्सुअली मैच्योर हो गया है। पेडियोजेनेसिस में ये टर्म हमेशा याद रखिएगा, दे आर मॉर्फोलॉजिकली इमैच्योर बट सेक्सुअली मैच्योर। समझ में आया? आई होप इट्स क्लियर टू यू। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम एक एक पॉइंट। ठीक है, हर एक पॉइंट क्या बोलता है उसको हम देखते हैं। Neoteny and pediogenesis. The two terms pediogenesis and neoteny coined by Calvin are often used as synonymous, which is not correct. यानी कि ये जो दो टर्म्स है हमारे pediogenesis और neoteny, ये जो टर्म्स है कोल्वन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस टर्म को दिया था। ठीक है, इसको अक्सर जो है सिनोनिमस की तरीके से यूज़ किया जाता है, मतलब बोथ आर सिनोनिम्स। सिनोनिम समझते हो ना, पर्यायवाची, मतलब वर्ड्स दोनों अलग अलग है लेकिन मतलब दोनों का सेम है, इसको सिनोनिम्स बोलते हैं, फिर पर्यायवाची शब्द हिंदी में जाओ तो वो बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत लोग इसको एज ए सिनोनिम्स यूज़ करते हैं लेकिन ये सही नहीं है। इन फैक्ट दे स्टैंड फॉर टू रादर बेसिकली डिफरेंट इवोल्यूशनरी डेवलपमेंटल प्रोसेसेस। इनफैक्ट ये जो नियोटेनी और पेडियोजेनेसिस है वो दो डिफरेंट इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस को दिखाता है, यानी कि दोनों दो अलग अलग इवोल्यूशनरी डेवलपमेंटल प्रोसेस है। Neoteny refers to the retention of larval और embryonic trait in adult body. Neoteny में क्या होता है, larval और embryonic character जो होता है वो adult body में रह जाता है। क्यों रह जाता है? मेटामॉर्फोसिस सही से ना होने के कारण। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं अगर हम नियोटेनी की, तो जो कॉन्डियोसिथीज होते हैं यानी कि वैसे फिशेस जिनका जिनका इंडोस्केलेटन जो होता है वो कार्टिलेज का बना हुआ होता है, वैसे फिशेस को हम कॉन्डियोसिथीज बोलते हैं। ठीक है, तो इनमें एम्ब्रियोनिक एडल्ट कॉन्डियोसिथीज में एम्ब्रियोनिक कार्टिलेजिनस स्केलेटन का प्रेजेंस जो है ये एक एग्जाम्पल है हमारा नियोटेनी का। इनफैक्ट एडल्ट सैलामेंडर में लार्वल गिल्स का प्रेजेंट होना, एडल्ट सैलामेंडर में लार्वल गिल्स का प्रेजेंट होना भी क्या है, हमारा नियोटेनी है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। आगे बढ़ा जाए, चलिए देखिए। नाउ पेडियोजेनेसिस। Pediogenesis refers to development of gonads and the production of young ones by otherwise immature larval or pre-adult animal. Pediogenesis क्या होता है, ये भी एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस ही है। ठीक है, इसमें भी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंटल प्रोसेस ही है ये भी। इसमें प्री एडल्ट एनिमल या फिर बोल दो इमैच्योर एनिमल या फिर लार्वा फॉर्म में ही उनमें क्या होता है, गोनाड्स का डेवलपमेंट हो जाता है एंड दे आर कैपेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ देयर यंग वंस, यानी कि समय से पहले ही प्री एडल्ट एनिमल में, यानी कि अभी वो एडल्ट नहीं हुआ है, दे आर स्टिल प्री एडल्ट, लेकिन उनमें गोनाड्स का फॉर्मेशन हो गया है और वो अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करने के कैपेबल हो गए हैं, यानी कि वो सेक्सुअली मैच्योर हो गए हैं। तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे पेडियोजेनेसिस। अंडरस्टूड? इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल्स हमें गैलफ्लाई में देखने को मिलते हैं, लिवर फ्लूक में देखने को मिलते हैं, सैलामेंडर्स में देखने को मिलते हैं। लिवर फ्लूक को क्या बोलते हैं, फेसिकुला हेपेटिक का, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। Thus, whereas neoteny emphasizes the retention of embryonic or larval feature in adult body, pediogenesis stresses the precocious development of gonads in larval body. देखो, ये जो अभी तक हम पढ़े इसका समरी क्या आता है। जो नियोटेनी होता है ना, नियोटेनी में एडल्ट बॉडी में कुछ एम्ब्रियोनिक या लार्वल फीचर रह जाते हैं। वाई? बिकॉज उनमें मेटामॉर्फोसिस सही से नहीं हो पाता है। ओके, वहीं पे अगर हम पेडियोजेनेसिस की बात करें तो समय से पहले ही लार्वल बॉडी में ही गोनाड्स का डेवलपमेंट हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पेडियोजेनेसिस बोलेंगे। समझ में आया? ठीक, चलिए आगे बढ़िए। अब एम्फीबियंस के एग्जाम्पल से समझते हैं। सम एक्वाटिक एम्फीबियन उरोडेल्स delay or fail to metamorphose yet become sexually mature, mate and produce fertile eggs. जो एक्वाटिक लार्वल यूरोडिल्स होते हैं, कुछ यूरोडिल्स जो होते हैं मतलब इनमें वैसे एम्फीबियंस को रखते हैं
ये ऑर्डर होते हैं एम्फीबियंस के ही। इनमें वैसे एम्फीबियंस को रखते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म को रखते हैं जिनमें टेल प्रेजेंट होता है। देखो यूरो शब्द जो है ना ये आउरो से बना हुआ है और आउरो का मतलब ही होता है टेल। तो वैसे ऑर्गेनिज्म जिनमें टेल प्रेजेंट है, वैसे एम्फीबियंस जिनमें टेल का प्रेजेंस है, उनको हम यूरोडिल्स में रखते हैं। ठीक है, याद रखना इसको। ठीक है, उनमें कभी कभी मेटामॉर्फोसिस सही से नहीं हो पाता है, लेकिन स्टिल वो क्या हो जाते हैं, सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं, मेटिंग के लिए कैपेबल हो जाते हैं और वो फर्टाइल एग प्रोड्यूस करने लगते हैं। ओके, ये एम्फीबियंस का एग्जाम्पल है, किस चीज़ का, पेडियोजेनेसिस का। पेडियोजेनेसिस का एग्जाम्पल एम्फीबियन में अगर बोले लिखने को तो आप किस चीज़ का एग्जाम्पल देंगे, यूरोडिल्स का एग्जाम्पल देंगे कि कुछ एक्वेटिक लार्वल यूरोडिल्स होते हैं जिनमें मेटामॉर्फोसिस नहीं हो पाता है, वो लार्वा ही रहते हैं, बट स्टिल उनमें क्या होते हैं कि गोनेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है, वो मेटिंग के कैपेबल हो जाते हैं, सेक्सुअली वो मैच्योर हो जाते हैं, फर्टाइल एग प्रोड्यूस करने लगते हैं। अंडरस्टूड। चलिए, डू एम्फीबियन रिप्रेजेंट नियोटेनी और पेडियोजेनेसिस। देखो, जो एम्फीबियंस होते हैं ना, एम्फीबियंस में नियोटेनी और पेडियोजेनेसिस दोनों बड़ा ही ओवरलैपिंग सा प्रोसेस है। कुछ लोग कहते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है ना, ये जो एम्फीबियन है, ये अभी एडल्ट हो गया है लेकिन इनमें लार्वल कैरेक्टर प्रेजेंट रह गया है। इसी को दूसरे पर्सपेक्टिव से कुछ लोग देखते हैं और वो लोग बोलते हैं ना कि ये नहीं, अभी ये लार्वा ही है, बस इसमें गोनाड्स का फॉर्मेशन हो गया है। यानी कि एक ही बात को दोनों अलग अलग तरीके से, मतलब अलग अलग पर्सपेक्टिव से लोग देखते हैं। ठीक है, एम्फीबियन में ये थोड़ा सा ओवरलैपिंग या फिर बोलो ब्लड प्रोसेस हो जाता है। ओके, अंडरस्टूड। चलो देखो इसको, the distinction between these two processes become blurred or overlapped in these amphibians. These animals may either be looked upon as adult, which retain certain larval characters, or not having metamorphosed. This is neoteny, and they may be considered larvae in which reproductive organ develop precociously. दिस इज़ पेडियोजेनेसिस। हम आपको बताया ना, एम्फीबियंस में क्या होता है कि इसको बड़ा ही एक ओवरलैपिंग सा प्रोसेस के तरीके से देखा जाता है। कुछ लोगों का मानना हो जाता है, मतलब कुछ लोग इस तरीके से देखते हैं, बोले ना एक ही सिक्के के दो पहलू की तरीके से इसको देखा जाता है। ठीक है, कुछ लोग इसको देखते हैं ना कि जो ऑर्गेनिज्म है वो एडल्ट हो गया है लेकिन स्टिल उनमें लार्वल कैरेक्टर प्रेजेंट है, और तो इसको क्या बोल देते हैं, इसको वो नियोटेनी बोल देते हैं। मतलब ऑर्गेनिज्म एडल्ट हो गया है लेकिन मेटामॉर्फोसिस सही से न हो पाने के कारण, मेटामॉर्फोसिस सही से यानी कि कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस न हो पाने के कारण इसमें कुछ लार्वल कैरेक्टर्स प्रेजेंट रह गए हैं, तो इसको वो नियोटेनी बोल देते हैं। कभी कभी इसको ऐसे भी कंसिडर कर दिया जाता है कि ये स्टिल अभी लार्वा ही है। ठीक है, ये अभी लार्वा ही है लेकिन इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हो गया है, यानी कि समय से पहले रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसमें डेवलप हो गए हैं, तो इसको क्या बोल देते हैं, फिर इसको पेडियोजेनेसिस कंसिडर कर देते हैं। समझ में आया? अब देखो, अब एक्सोलोटल लार्वा के बारे में थोड़ा सा समझ लो। देखो, एक्सोलोटल लार्वा का ये हमारा क्या बोलते हैं, फिगर है। बायोलॉजी, देखो जूलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें तुम जितना ज़्यादा डायग्राम्स फिगर्स के बेसिस पे समझोगे और रूट वर्ड्स को पकड़ के टर्म्स को समझोगे ना, तो उतना ज़्यादा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और दिमाग में सेट होता जाएगा, भूलने का चांसेस उतना ही कम होगा। तो जैसे जैसे हम आपको कोई भी टर्म समझाते हैं उसके रूट वर्ड को पकड़ के वैसे ही आप समझते चलिए, याद करते चलिए, और जो भी आप नया चीज़ पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा सा फिगर के हेल्प से पढ़ने का कोशिश कीजिए, तो ये ज़्यादा याद रहता है। इनफैक्ट एक्सोलोटल तो कभी कभी एग्जाम्स में भी पूछ देता है तो उसका डायग्राम बनाना पड़ जाता है, तो एक बार देख लीजिए, डायग्राम सही रहेगा। देखो, इसका जो बॉडी है ना 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हेड रीजन, ये ट्रंक रीजन एंड दिस वन इज टेल रीजन। ओके, हेड रीजन में हमारा क्या क्या आ गया, हमारा आई आ गया, नॉस्ट्रिल आ गया, माउथ आ गया। देखो, इसमें 4 लिम्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें इनफैक्ट 4 लिम्स में डिजिट भी प्रेजेंट है, 4 लिम्स में 4 डिजिट प्रेजेंट है और हिंड लिम में 5 डिजिट प्रेजेंट है। इसमें एक्सटर्नल गिल सेल्स भी प्रेजेंट है। एक्सोलोटल का सबसे बड़ा फीचर जो होता है ना, वो यही एक्सटर्नल गिल्स, जो 3 पेयर एक्सटर्नल गिल्स है, ये मेन फीचर होता है एक्सोलोटल्स का। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये कॉर्डल फिन प्रेजेंट है। ठीक है, समझ में आया? ये याद रख लेना, हमेशा याद रखना, ये जो एक्सटर्नल गिल्स 3 पेयर है ये एक्सोलोटल का मेन कैरेक्टर है। ओके, समझ में आया? और ये टाइगर सैलेमेंडर का लार्वा है। अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट आ जाओ। अच्छा, एक्सोलोटल,
Classical and most informative example of neoteny and pediogenesis among amphibia and furnished by Ambiostoma और Amblyostoma। देखो जो सबसे इंफॉर्मेटिव एग्जाम्पल है और सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल है ना नियोटेनी और पेडियोजेनेसिस का एम्फीबियंस के बीच में, वो एम्बलियोस्टोमा या फिर बोल दो एम्बियोस्टोमा में देखने को मिलता है। एम्बियोस्टोमा ये जीनस है, ओके, ये एक्सोलोटल जो होते हैं ना उनके जीनस है ये, ठीक है, तो उनमें देखने को मिलता है। ए मार्कानम यानी कि एम्बियोस्टोमा मार्कानम लिव्स इन लेक सोचिनिलेको in the highlands of Mexico and closely related to Ambiostoma tigrinum यानी कि tiger salamander in high altitudes of Colorado, North America। Colorado, sorry, it's Colorado, ठीक है। देखो जो Ambiostoma marcanum, sorry, it's Ambiostoma marcanum जो कि मैक्सिको हाईलैंड्स के एक झील में एक लेक सोचिनिलेको में रहता है, वो क्लोजली रिलेटेड है किस चीज़ से? टाइगर सैलामेंडर से। टाइगर सैलामेंडर जो कि कोलोराडो यानी नॉर्थ अमेरिका के हायर एल्टीट्यूड्स पे रहता है, ठीक है, उससे ये क्लोजली रिलेटेड है। यानी कि ए मार्कानम टाइगर सैलामेंडर यानी ए टिग्रिनम से क्लोजली रिलेटेड है, ओके। Ordinarily, they go through typical gilled aquatic larval stage, the metamorphosis to transform into adult air-breathing landforms। मतलब ये जो होते हैं ना लार्वल स्टेज में, इनमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं, इनमें टिपिकल एक्वाटिक गिल्स प्रेजेंट होता है लार्वल स्टेज में, बिकॉज लार्वल स्टेज में ये एक्वाटिक फॉर्म्स के होते हैं, तो ये वाटर में रहते हैं, तो इनमें गिल्स प्रेजेंट होता है। लेकिन जब इनमें मेटामॉर्फोसिस होता है तो ये मेटामॉर्फोसिस के कारण ट्रांसफॉर्म होके जब ये एडल्ट बनते हैं तो ये लैंड में रहने वाले एडल्ट बनते हैं, यानी कि लैंड फॉर्म्स बनते हैं। इसके कारण क्या होता है, ये एयर ब्रीदिंग फॉर्म्स बन जाते हैं, यानी कि इनका गिल्स जो होता है वो डिसअपियर होता है और ये एयर ब्रीदिंग लैंड फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, ये एक्वाटिक लार्वल स्टेजेस हैं, यानी कि पानी में रहने वाले लार्वल स्टेज हैं जो जिसमें गिल्स प्रेजेंट होता है। लेकिन जब इनका मेटामॉर्फोसिस होता है तो ये लैंड पे यानी टेरेस्ट्रियल फॉर्म में रहने वाले एडल्ट बनते हैं, जिनमें एयर से ब्रीदिंग करने का कैपेसिटी आता है। अंडरस्टूड? हाउएवर अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस the larvae do not metamorphose, retain their gills and aquatic habitat but become sexually mature। लेकिन कभी कभी कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे आ जाते हैं जिसमें लार्वा जो होता है उसका मेटामॉर्फोसिस सही से नहीं हो पाता है, जिसके कारण उनमें गिल्स प्रेजेंट ही रह जाते हैं। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसके कारण क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस सही से नहीं हो पाता है, और सही से मेटामॉर्फोसिस नहीं होने के कारण उनमें गिल्स रह ही जाता है और वो एक्वाटिक हैबिटेट में रह जाते हैं, लेकिन वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं। दिस सेक्सुअली मैच्योर बट मॉर्फोलॉजिकली इमैच्योर लार्वल स्टेज विथ गिल्स इज कॉल्ड एक्सोलोटल। अब ये जो सेक्सुअली मैच्योर हो गया लेकिन अब भी मॉर्फोलॉजिकली इमैच्योर लार्वल स्टेज है जिनमें एक्सटर्नल गिल्स प्रेजेंट है, वो जो 3 पेयर एक्सटर्नल गिल्स थे ना वो प्रेजेंट रह जाते हैं। उसके कारण क्या होते हैं, हाँ तो हम क्या बता रहे थे आपको, हाँ तो ये जो सेक्सुअली मैच्योर हो गए, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आए उनकी लाइफ में जिसके कारण लार्वा का मेटामॉर्फोसिस सही से नहीं हो पाया और उनके गिल्स रिटेन रह गए, जिसके कारण वो एक्वाटिक हैबिटेट में ही रह गया और लेकिन वो सेक्सुअली मैच्योर हो गया। ये जो सेक्सुअली मैच्योर लेकिन मॉर्फोलॉजिकली इमैच्योर लार्वल स्टेज है ना, जिनमें एक्सटर्नल गिल्स जो ये 3 पेयर एक्सटर्नल गिल्स प्रेजेंट रहते हैं, उसको हम एक्सोलोटल बोल दिए। ये जो नाम है एक्सोलोटल, ये मैक्सिको के नेटिव लोगों ने दिया था, जो कि इसको कैप्चर करते थे। किस लिए कैप्चर करते थे? फॉर द पर्पस ऑफ देयर फूड। एक्सोलोटल को जो मैक्सिको के नेटिव लोग थे वो ये नाम दिए, और वो एक्सोलोटल का वो यूज़ क्या करते थे, उसको वो कैप्चर करते थे अपने फूड के लिए। अंडरस्टूड? आगे बढ़ा जाए।
देखो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा टॉपिक है, इसलिए हम इसको बहुत ही धीरे धीरे समझा रहे हैं, बहुत ही धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, एक एक टॉपिक अच्छे से बता रहे हैं ताकि आपका कोई कंफ्यूजन न रह जाए। समझ में आया? लेकिन स्टिल अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, आई विल बी देयर फॉर रिप्लाई। ओके, देखो एक्सोलोटल, अभी यही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इन Aztecs, axolotl means servant of water. At one time, axolotl were considered a separate genus, Ceratodon. S. axolotl, S. mexicano, S. species etc. देखो एज़टेक में एक्सोलोटल का मतलब होता है सर्वेंट ऑफ वाटर। एक टाइम पे एक्सोलोटल को एक सेपरेट जेनस दे दिया गया था, उस जेनस का नाम क्या था? सेरेडॉन। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से स्पीशीज़ आते थे? इस सेरेडॉन में बहुत सारे स्पीशीज़ भी आते थे, लाइक सेरेडॉन एक्सोलोटल। ये जो एस हो गया ना, ये हमारा जेनस हो गया, और ये जो एक्सोलोटल हो गया ये हमारा स्पीशीज़ हो गया। अंडरस्टूड? तो आ गया सेरेडॉन मैक्सिकानो, फिर सेरेडॉन पीसीफॉर्मिस, यानी ये सारे जो हो गए, पीसीफॉर्मिस हो गया, मैक्सिकेनो हो गया, एक्सोलोटल हो गया, ये सारे स्पीशीज़ आ गए किस जीनस के अंदर? जीनस सेरेडॉन के अंदर। तो एक टाइम पे क्या था, एक्सोलोटल को एक सेपरेट जीनस में डाल दिया गया था, और उस जीनस का नाम क्या था? उस जीनस का नाम था सेरेडॉन। अंडरस्टूड? However, in 1865, some axolotl brought to Paris in France discarded their gills and fins and underwent metamorphosis to become adult terrestrial salamander. देखो 1865 में क्या हुआ, कुछ एक्सोलोटल को फ्रांस के पेरिस में ले जाया गया, उनके गिल्स और फिन्स को हटा के उनको मेटामॉर्फोसिस करवाया गया, यानी कि वो मेटामॉर्फोसिस उनमें हुआ, उनका मेटामॉर्फोसिस एकदम मतलब परफेक्ट मेटामॉर्फोसिस हुआ, उनका अच्छे से मेटामॉर्फोसिस हुआ, तो देखा गया कि वो एडल्ट टेरेस्ट्रियल सैलामेंडर बन गए। क्या हुआ? 1865 में कुछ एक्सोलोटल को पेरिस ले गया गया, उनकी गिल्स और फिन्स को हटा के जब उनका अच्छे से मेटामॉर्फोसिस हुआ तो देखा गया कि वो क्या बने? टेरेस्ट्रियल सैलामेंडर बने। एक्सोलोटल हैव बीन important laboratory experimental animals for century. For most of them now used worldwide have descended directly from those sent to Paris in 1864 and 1868. देखो एक्सोलोटल जो है ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल एनिमल, यानी कि इस पर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स वगैरह होता है, यानी कि लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करने के लिए ये एक्सोलोटल बहुत इम्पॉर्टेंट एनिमल है। इनफैक्ट अभी भी पूरे दुनिया में जो एक्सोलोटल लाए जाते हैं एक्सपेरिमेंट्स के लिए, वो वही एक्सोलोटल के वंशज, वो वही एक्सोलोटल के डिसेंडेंट्स हैं जो कि जिसको 1865 के करीब, या फिर ये बोल दो 1864 और 1868 के बीच में पेरिस भेजा गया था एक्सपेरिमेंट के लिए, जिसका परफेक्ट मेटामॉर्फोसिस हुआ और वो टाइगर सैलामेंडर बने, जो कि एक टेरेस्ट्रियल एनिमल था। अंडरस्टूड? टेरेस्ट्रियल सैलामेंडर बने। वही वाले जो एक्सोलोटल होते हैं उसके डिसेंडेंट्स को आज भी लोग मतलब उसको आज भी लोग एज एक्सपेरिमेंटल पर्पस यूज़ करते हैं। अंडरस्टूड? समझ में आया? समझ में आया ना? आई होप इट्स क्लियर टू यू। देखो हम अपना एफर्ट दिए हैं, हम पूरा कोशिश किए हैं कि इस टॉपिक में आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रह जाए, और थोड़ा सा टॉपिक आज हम इसीलिए लिए हैं बिकॉज आई नो थोड़ा नियोटेनी और पेड्रियोजेनेसिस कन्फ्यूजिंग टॉपिक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको क्या बताएंगे? नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे किसके बारे में, जो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक फैक्टर होता है मेटामॉर्फोसिस का और नियोटेनी का, उसके बारे में बताएंगे। इनफैक्ट आपको नियोटेनी के सिग्निफिकेंस के बारे में बताएंगे, और नियोटेनी का कितना टाइप्स होता है उसके बारे में डिटेल स्टडी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना रहने देते हैं। एक बार इस लेक्चर को देखने के बाद आप नोट्स से गो थ्रू हो जाइएगा ताकि थोड़ा कॉन्सेप्ट और अच्छे से बिल्डअप हो सके और कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए। देखो हम तो अपना बेस्ट दिए, अब आप अपना बेस्ट दीजिए, एक बार इसको पढ़ के देखिए, और स्टिल अगर कोई डाउट होता है, कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, हम वो डाउट आपका क्लियर करेंगे। और हाँ एक बात और, अगर आपको मतलब समझने में कोई प्रॉब्लम होता है या फिर आप कोई सजेशंस वगैरह देना चाहते हैं मेरे डील करने के तरीके से, एक्सप्लेन करने के तरीके से, थोड़ा इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए या फिर कैसे करना चाहिए,
तो आप वो सजेशन भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं. योर सजेशंस आर होल हार्टेडली वेलकम. ओके, सो थैंक यू सो मच. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा. टेक केयर, बाय बाय. आज के लिए इतना ही रहने देते. ओके, सो जस्ट